नक्सली संगठन को बड़ा झटका, एक साथ 50 नक्सलियों का सरेंडर, 14 पर था 68 लाख का इनाम। कतार में खड़ी ये लोग कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि खूंखार नक्सली। कल तक इनके आतंक से पूरा इलाका डरा और सहमा रहता था, लेकिन आज ये सरकार की कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए तैयार है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सलियों में अब इस कदर खौफ बढ़ता जा रहा है कि अब वे इस बात को समझ गए हैं कि हिंसा के रास्ते पर चलने से अब सिर्फ मौत मिलेगी। तो क्यों न सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए। तस्वीरें बीजापुर की है, जहां नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है और नक्सलियों ने मेगा सरेंडर किया है। बीजापुर में 68 लाख के 14 इनामी नक्सलियों समेत कुल 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें मोस्ट वांटेड नक्सली भी शामिल है। वहीं प्रशासन ने इसे शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम बताया है। 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और पुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमताल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल 50 माओवादियों ने जिनके ऊपर 68 लाख का इनाम है सरेंडर किया है। सीएम विश्वदेव साई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजापुर में एक साथ 50 नक्सलियों के आत्मसमर्पण को ऐतिहासिक बताया और इस महत्वपूर्ण कामयाबी पर सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। जनवरी 2025 से अब तक साई सरकार में सुरक्षा बलों ने 120 नक्सलियों को ढेर किया है, जो इस ग्राफिक्स की सहायता से समझा जा सकता है। 2025 में अब तक 120 नक्सली ढेर। 4 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। 9 जनवरी को सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सली ढेर। 12 जनवरी को बीजापुर के मछेड़ इलाके में 7 नक्सली ढेर। 16 जनवरी को तेलंगाना बॉर्डर पर पुजारी कांकेर में 18 नक्सली ढेर। 2 फरवरी को बीजापुर गंगालूर में मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर। 9 फरवरी को बीजापुर के गंगालूर के एंट्री में 26 नक्सली ढेर। 20 मार्च को नारायण कांकेर बॉर्डर पर मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर। 25 मार्च को बीजापुर दंतेवाड़ा के सरहदी जंगल में 4 नक्सली ढेर। 29 मार्च को सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर 17 नक्सली ढेर। नक्सलवाद के कुचक्र में फंसे लोग अब बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। पिछले साल 2024 में कुल 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया था और अब बात बीजापुर की करें तो कभी नक्सलवाद से ग्रसित ये क्षेत्र इतना परेशान था कि यहाँ कोई भी मदद पहुंचाने या प्रशासनिक कार्य करने में आए दिन बाधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन केंद्र के सख्त आदेशों के चलते लगातार ऑपरेशन कर सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों की जड़ को हिलाकर रख दिया है। पिछले दिनों सुकमा में हुए बड़े एनकाउंटर के बाद नक्सली घबराए हुए हैं। अब वे समझ चुके हैं कि हिंसा का रास्ता छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा ही रहा तो गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत जल्द ही साकार होता दिखेगा। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए सलीम शेख की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को कई सौगात दी। करीब 33,700 करोड़ की योजनाओं की सौगात, जिसमें बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। कार्यक्रम में जिले के मोहभट्टा गांव में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन क्लिक करते हुए 3 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही पीएम आवास के हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से उनके आवास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाबी भी सौंपी। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहभट्टा ग्राउंड में एक सभा को संबोधित किया। प्रदेशवासियों को पीएम ने कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने बिलासपुर में 33,700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें गरीबों के घर, स्कूल, रोड, रेल, बिजली, गैस की पाइपलाइन शामिल है। इस कार्यक्रम में सीएम विश्वदेव साई और कई बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास
और लोकार्पण हुआ है। इसमें गरीबों के घर है, स्कूल है, रोड है, रेल है, बिजली है, गैस की पाइपलाइन है, यानी ये सारे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सुविधा देने वाले हैं। नववर्ष पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं। कांग्रेस के राज में यहां विकास का काम नहीं हो पाता था, और जो काम होते भी थे उसमें कांग्रेस वाले घोटाले कर देते थे। कांग्रेस को कभी आपकी चिंता नहीं रही। आपके जीवन की, आपकी सुविधाओं की, आपके बच्चों की चिंता हमने की है। कई इलाकों में पहली बार ट्रेन पहुंच रही है। अभी मैंने यहां एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। अब यहां कहीं पहली बार बिजली पहुंच रही है, कहीं पाइप से पानी पहली बार पहुंच रहा है, कहीं नया मोबाइल टावर पहली बार लग रहा है, नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं। यानी हमारे छत्तीसगढ़ की तस्वीर भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के जमुना हॉस्टल में महिला डॉक्टर का शव मिला। महिला डॉक्टर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटका मिला। अब महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में लेडी डॉक्टर की संदिग्ध मौत। हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। पिता ने जताई हत्या की आशंका। ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज के जमुना हॉस्टल में उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब मेडिकल की छात्रा की हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। महिला डॉक्टर जया रोग अस्पताल में न्यूरोलॉजी विभाग से डीएम यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी। इससे पहले वो एमडी कर चुकी थी। हॉस्टल की दूसरी छात्राओं के मुताबिक डॉक्टर रेखा ने शनिवार को खाना खाया और फिर सोने चली गई और देर रात जब क्लासमेट रूम में पहुंची तो देखा कि रेखा रेलिंग से बंधे फंदे पर लटकी हुई थी। क्लासमेट ने इसकी जानकारी हॉस्टल वार्डन को दी। खबर मिलते ही हॉस्टल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डीन मौके पर पहुंच गए। इस संदिग्ध मौत पर मेडिकल कॉलेज के डीन और डॉक्टर रेखा के भाई का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। बड़ी क्षति है हमारे लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और क्योंकि वो परिपक्व रूप से एमबीबीएस और एमडी करने के उपरांत ओडीएम कर रही थी, तो एक समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। कल शाम को उन्होंने सुसाइड किया है, तो कल रात में हमें सूचना मिली थी, तो घर पे कॉल किया पुलिस ने, तब रात को वहाँ से घर से रवाना हुआ। कब यहाँ पर आई थी? यहाँ पे 1 साल के ऊपर हो गया था, सेकंड ईयर में आने वाली, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में कोई पता नहीं चला है। नहीं, घर पे कल नहीं परसों शाम को बातचीत हुई थी, वो सब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं डॉक्टर रेखा की सनसनीखेज मौत की खबर मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मृत डॉक्टर रेखा का मोबाइल भी जब्त कर लिया है ताकि जांच में कोई अहम सुराग हाथ लग सके। ये एक महिला डॉक्टर है, यहाँ से डीएम कर रही थी जयश्री, और रेखा रघुवंशी नाम है, अशोकनगर की रहने वाली है। और यहाँ डीएम कर रही थी, यहाँ पर रात को सूचना मिली थी कि सुसाइड कर गया। रात को कार्रवाई नहीं करने को बड़ी पीएम आई पीएम। अभी कोई ऐसा कारण कोई आया नहीं है और रात में पता लगेगा कि क्या। डॉक्टर रेखा रघुवंशी अशोकनगर की रहने वाली थी और ग्वालियर के गजराजा मेडिकल कॉलेज में रहकर पढ़ाई कर रही थी। और अब उसकी मौत के बाद पिता भानु प्रताप सिंह ने बेटी की हत्या की आशंका जताई है। पिता के मुताबिक बेटी की सगाई पहले ही हो चुकी थी और फरवरी 2026 में शादी होने वाली थी। यह रिश्ता युवती और परिवार की सहमति से तय हुआ था। पिता का कहना है कि रेखा के कमरे के पास ही एक लड़की नंदिता रहती थी, जो अब लापता है। फिलहाल पुलिस इस संदिग्ध मौत की जांच में जुट गई है। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट।
इन दिनों भिंड का नेशनल हाईवे मौत के हाईवे के नाम से जाना जा रहा है। 2 लेन के इस हाईवे पर आए दिन गाड़ियों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है और इससे सड़क हादसों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। वहीं बढ़ते हादसों की वजह से हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की जा रही। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 80 किलोमीटर का हाईवे इन दिनों मौत के हाईवे के रूप में जाना जा रहा है। लगातार हो रहे हादसों के कारण कुछ लोग इसे खूनी हाईवे भी कह रहे हैं। 2 लेन के इस हाईवे पर लगातार गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही, जिससे हादसों के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस साल फरवरी में अकेले यहाँ करीब 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही पिछले साल 2024 में हाईवे पर हुए हादसों में करीब 218 लोगों की मौत हो चुकी है। फरवरी 2025 22 लोगों की मौत, साल 2024 683 हादसे, साल 2024 218 मौतें, साल 2024 753 घायल। हाईवे डबल लेन है और 2 राज्यों को कनेक्ट करने वाला हाईवे होने के कारण गाड़ियों का दबाव कहीं ज्यादा। इसके अलावा ग्वालियर से भिंड और इटावा जाने वाले इस महत्वपूर्ण हाईवे पर किसी भी प्रकार के सिग्नल साइन बोर्ड्स नहीं है। इस वजह से यहां से गुजरने वाले अनजान मुसाफिरों को डेंजर जोन्स की खबर नहीं रहती और वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हाईवे अभी 2 लेन है। 80 किलोमीटर का पूरा हाईवे, 16,000 वाहनों की आवाजाही, ओवरटेक भी हादसे की वजह। अब अगर बात फरवरी की करें तो 17 फरवरी को भिंड के देहात थाने में आने वाले जवाहरपुरा गांव में शादी समारोह के बाद घर वापसी के लिए हाईवे किनारे खड़े 3 दर्जन लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने रौंद दिया, जिसमें 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल हुए थे। ये सिर्फ एक घटना है, लेकिन ऐसे ही कई घटनाओं में कई घर के चिराग बुझ गए। अब हालात क्या है, 7 दिनों के जो है दीपक बुझ चुके हैं और हालात तो बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि कमाने खाने में जो व्यक्ति थे वो गुजर चुके हैं और घर को जो संभाले थे वो भी नहीं है। काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। स्थिति काफ़ी खराब, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रखी है अभी। और मेरी सरकार से निवेदन यही है कि मेरे साथ जो हुआ वो ठीक है, लेकिन आगे और परिवार जो मेरे, वो भी मेरे ही परिवार है, 2 लाइन को 6 लाइन में परिवर्तन करने का कष्ट करें। इस मामले में हमने यातायात प्रभारी से भी बात की। हमारे द्वारा निरंतर यातायात पुलिस के द्वारा सबसे पहला हमारा मूल उद्देश्य रहता है कि जनता अवेयर हो। अगर जनता अवेयर होगी और उनको जागरूकता रहेगी कि हमें नियमों का पालन करते हुए सड़क पर चलना है, तो सड़क दुर्घटना में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमारे द्वारा स्कूलों में, कॉलेजों में और बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जितने भी जो पब्लिक के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर जाकर उनको अवेयर किया जाता है। इसके अलावा उनके जो उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। तो सर, जो हादसे हो रहे हैं इसकी मेन वजह क्या है, मतलब कौन दोषी कौन है इसका? हादसे तो देखिए अब कहकर नहीं आते हैं, कुछ चालक की गलती भी रहती है, कुछ चूँकि रोड पे काफ़ी दबाव है तो वो एकदम से मतलब हर व्यक्ति को जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं ओवर स्पीडिंग भी करते हैं वो, और कुछ चालक की गलती भी रहती है। तो ये सभी एक मिला जुला कारण इसका है। वही हाईवे पर हो रहे हादसों को लेकर संत समाज में भी आक्रोश है और पिछले 27 मार्च को इन लोगों ने चंबलपुर से ग्वालियर तक जन जागरण धर्म यात्रा निकालकर इसका विरोध भी जताया। संत समाज की मांग है कि हाईवे को 6 लेन किया जाए। हमारा 6 लाइन हाईवे जो इससे जो हाईवे है, यानी इसको मौत का हाईवे कहा जा रहा है, तो इसको 6 लाइन बना दिया जाए और इसके लिए मांग रख रहे हैं 30 मार्च तक हमको ठोस प्रूफ मिल जाए। आप सही कर सको, जितना भी कर सको वो आप भी करो और हमको प्रूफ दिला दिया जाए। कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ आंकड़े आए आपके पास? आंकड़े तो बता रहे हैं 1 वर्ष में करीब 1500 लोगों की मृत्यु है। हाईवे को 6 वे बनाने की मांग, साधु संतों की हाईवे बनाने की मांग। संतों ने निकाली जन जागरण यात्रा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात। एमपी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की चर्चा। सीएम मोहन यादव ने भी दिया आश्वासन। वहीं अब सांसद संध्या राय भी इस मामले को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही। सांसद ने पहले सीएम मोहन यादव और फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। थाने पे मिलकर भी आई माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन्होंने कहा कि बहन चिंता नहीं करो, इस रोड को हम जल्दी यहाँ से भेजेंगे। तो उन्होंने भेज भी दिया है, उन्होंने प्रदेश से प्रपोजल बनाकर केंद्र में भेज दिया है और प्रपोजल
दो बनाकर भेजे हैं, तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है माननीय गडकरी जी के समक्ष। और पहले भी कहा है, ऐसा नहीं अभी क्लियर किया है, मैंने इससे पहले भी कहा कि रोड बनेगी, हमारी पूर्व की रोड जो अभी है वर्तमान वही बने, ये पहले ये रोड बने और उसके बाद में ये रोड बनने के बाद में फिर भले ही आप दूसरी रोड दें, उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रोड बनेगी तभी भिंड का विकास। बहरहाल फोटो सेशन हो या प्रदर्शन, लेकिन सवाल ये कि अगर हाईवे पर हुए हादसों में इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन एक्शन मोड में नहीं आया तो कब आएगा? और हादसों में हो रही मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? नेता अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं और प्रशासन मौत के हाईवे पर चल रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में हाईवे को लेकर कोई एक्शन होता है या नहीं। भिंड से एनडीटीवी के लिए दिलीप सोनी की रिपोर्ट। बालाघाट में युवक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रैक्टर के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और हंगामा करने लगे। देखिए रिपोर्ट। मौत के बाद आक्रोशित परिजन, सड़क पर उतरकर किया हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। मौत के बाद गुस्सा ऐसा भड़का कि परिजन शव को सड़क पर रखकर हंगामा करने लगे। आक्रोशित परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी अपने गुस्से को जाहिर किया। दरअसल वारा सिवनी के कोस्ते गांव का रहने वाला गौरव ठाकरे ITI की पढ़ाई कर रहा था। पड़ोस में रहने वाले देवनाथ ठाकरे के ट्रैक्टर के नीचे आने से गौरव की मौत हो गई। परिजनों ने अपने घर के एक होनहार बेटे को खो दिया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया। अपने कलेजे के टुकड़े को देखते ही परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर सड़क पर उतरकर हंगामा कर हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि जैसे आप लोगों की बिल्डिंग गिरा देते हो, एक अगर मुलजिम उस पर अगर केस हो गया, बिना जांच के आप उसका मकान गिरा दोगे, उसको अरेस्ट कर लेते हो, तो यहाँ पे अरेस्टिंग क्यों नहीं? अगर हो भी रही है तो आप बाड़ी पीछे से चुपचाप क्यों ले जा रहे हैं? अभी फिलहाल आपकी क्या मांग है? अभी हमारी मांग है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसको यहाँ 4 लोगों के सामने, गाँव लोगों के सामने अरेस्ट करके यहाँ से लेकर जाए। तनाव के हालात को देखते हुए मौके पर 3 अलग अलग थानों की पुलिस पहुंची और लोगों को शांत करने में जुट गई, लेकिन पुलिस को देखते ही देखते भीड़ ने उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू कर दी। शाम को ही निकला तो लकड़ी के किसी ट्रैक्टर के दौरान जो है दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसी ग्राम के ही देवनाथ ठाकरे के साथी को सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। उनके निर्देशानुसार तत्काल जो है थाना वारा सिवनी में मर्ग कायम किया गया है। आज सुबह PM उनका कराया गया। PM कराने के बाद पश्चात जो है शव यहाँ कोस्ते में ग्रामीण जनों के परिवारजनों द्वारा मौके पे रोड पर लाकर कुछ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उनको समझाइश दी गई है। थाने में जो है प्रत्येक धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और अभी मौके पर शांति है। सुना आपने, पुलिस अधिकारी के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और घर लाने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और मेन रोड पर शव को रखकर प्रदर्शन करने लगे। करे भी क्यों ना, किसी के घर का एक होनहार बेटा जो चला गया। फिलहाल पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत तो हो गया, लेकिन परिजनों के जहन में एक सवाल अब भी मौजूद है कि आखिर उनके बेटे के गुनहगार को सजा कब मिलेगी। बालाघाट से NDTV के लिए रुपेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हर साल 3 से 5 हजार जगह पर खेतों में आगजनी की खबरें सामने आती हैं। अकेले शिवपुरी जिले में पिछले 10 दिनों में 50 से ज्यादा आगजनी की खबरें सामने आई हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। MP में हर साल 3 से 5 हजार जगह खेतों में आगजनी की खबरें सामने आती हैं। अकेले शिवपुरी जिले में पिछले 10 दिन में 50 से ज्यादा आगजनी की खबरें सामने आई हैं, जिसका खामियाजा किसानों ने भुगता है। खेतों में खड़ी फसलें किसी की उम्मीद के दाने हैं तो किसी की आंखों के हसीन सपने और किसी के लिए साल भर के भरण पोषण का इंतजाम है। किसान के लिए ये सिर्फ फसल के चंद दाने नहीं
बल्कि हीरे मोती की तरह बेशकीमती हैं। साल भर कड़ी मेहनत और लगन के बाद अगर इस बेशकीमती फसल में आग लग जाए तो उनके सपने न केवल बिखर जाते हैं बल्कि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। पार्वती आदिवासी इस खेत की बटाईदार हैं, जिनके खेत में आग लगने से फसल का दाना दाना खाक हो गया। अब खेत में सिर्फ राख बची है और पार्वती आदिवासी की आंखों में आंसू। ये खेत सिर्फ किसान के खेत नहीं होते, इससे बटाईदार और उसके परिवार की किस्मत भी जुड़ी होती है। ये बटाईदार की ही झोपड़ी थी जो जलकर बर्बाद हो गई। ये बटाईदार का ही परिवार है जो रोते हुए अपनी तकलीफ को कैसे बयां करे, कुछ इसके समझ में आता ही नहीं। अगर हम यहाँ मौजूद बटाईदार की बात करें तो बटाईदार हमारे साथ हैं। पीछे का खेत जला हुआ है, खेत की फसल जली हुई है, उसकी झोपड़ी जली हुई है, मजदूरों की मोटरसाइकिल जली हुई है। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो गया और अब उसके सामने पूरी साल की कमाई जलकर खाक हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे ये आग लगी? आग लगती क्यों है खेतों में? सर जी नहीं बता सकते आग लगी कैसे, का भाव बगल से लेन है, घेल है, सब है। आप जी नहीं बता सकते कैसा लगी है, क्योंकि मजदूरी को निकाल गए तो वहाँ में। अब कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हुआ है सर। वहाँ में चीजें बस्ते भी रखी थी, आटो सामान भी रखे, तो वो भी चावल थे, गेहूँ थे, खाते कट्टा भी थे, सब मतलब खाने पीने का सामान बिल्कुल सब खत्म हो गया। सारी चीजें थी। सारी चीजें भी, पैसा भी गए। फसल को बटाईदार, आप बटाईदार हैं, आपका खेत के किसान से कितना हिस्सा होता है? आधा हिस्सा होता है। आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा किसान का। तो अब जो फसल जली है उससे नुकसान वो तो आप दोनों को या दोनों भुगतना पड़े, नहीं तो फिर बटाईदार को तो भुगतेगा उसको। क्या कोई शासन हमको मदद दे देगी तो कुछ हमारा कुछ हो जाएगा, पेट पालन। तो बटाईदार का तो सब कुछ छिन गया इसका मतलब? हाँ, वो तो हमारा तो सब कुछ हो गया वो। अच्छा, ऐसा भी बताया जा रहा है कि अगर खड़ी होती फसल और फसल को काट कर आपने नहीं रखा होता तो बहुत नुकसान होता। हाँ, नुकसान बहुत हो जाता, पूरा साफ हो जाता, पूरा नुकसान, पूरा बचा ही नहीं पाते। तो ये जो दृश्य हैं, ये तकलीफें हैं, ये हम बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप समझ लीजिए कि ये खेत आपको दिखाई दे रहा है, जहां खेत में पूरी फसल आपको जली हुई दिखाई देगी। मैं आपको समझा दूं कि खेत में फसल को काट के उसके पूरे बना करके, यानी उसके ढेर बना करके रखे हुए थे। और ये जो ढेर हैं, इनमें आप देखिए साफ तौर पर आपको दिखाई देगा, ये मैं उठाऊंगा आपके सामने, ये जली हुई बालियां हैं। ये बालियां हैं और ये खेतों में गेहूं की फसल जो खड़ी थी वो ये बालियों के रूप में आप जले हुई अवस्था में देख रहे हैं। ये इसकी सच्चाई है और ऐसे किसानों का दर्द बयां करती है जो अपनी फसल की साल भर निगरानी करते हैं, उससे पानी देते हैं, सींचते हैं और अपने घर परिवार को चलाने की 2 पैसे की उम्मीद पैदा करते हैं। लेकिन सब कुछ इस आग ने तहस नहस कर दिया। खेतों में लगने वाली इस आग के पीछे की कोई एक वजह नहीं। खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन, गर्मियों में चलने वाली तेज हवा और आंधी, साथ ही आसपास बीड़ी सिगरेट से उठी चिंगारी इन खेतों के लिए विनाश का कारण बन जाती है। इस बर्बादी के लिए किसान किसी को इल्जाम तो नहीं देता, बस अपनी किस्मत का फैसला मानकर रो देता है, क्योंकि उसके पास इस आगजनी की घटना का ना तो कोई सबूत है, ना कोई गवाह। सरकार भी फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा तो देती है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान। नुकसान लाखों का और मुआवजा सिर्फ हजारों में मिलता है। यही वजह है कि किसान की बर्बाद फसल में आग तो बुझ जाती है, लेकिन किसान की आंख के आंसू नहीं थमते। खेत सिर्फ किसान का नहीं होता, बल्कि बटाईदार का भी होता है, और उसी खेत से बटाईदार जो किसान का भागीदार है, उसकी और उसके परिवार की किस्मत भी जुड़ी होती है। शिवपुरी से 39 किलोमीटर दूर मानखेड़ा डैम के पास लक्ष्मण सिंह का खेत पूरी तरह जल गया। आग के बाद अब इस खेत में चारों तरफ आग की बर्बादी के निशान हैं। खेत में बनी झोपड़ी जल गई, उसमें रखा सामान राख हो गया और ये किसान, बटाईदार और उसका परिवार बेहाल है। बीते रोज की बात है कि सब कुछ एक आग ने तबाह और बर्बाद कर दिया। ये झोपड़ी है और झोपड़ी में रहने वाला इस खेत का बटाईदार अपने परिवार के साथ अब बेघर है और झोपड़ी के हालात आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सब कुछ तहस नहस हो गया। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने जो कुछ भी सामने देखा सबको निगल गई। अगर ये दृश्य आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से एक खेत में बनी छोटी सी झोपड़ी का सब कुछ तहस नहस हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।